जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी बताइए। 30 पर है ना? ठीक है। कैसे हैं आप सभी? चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अब तो गुड आफ्टरनून का समय हो गया है। राधे 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 राधे। कैसे हैं? राधे राधे भाई। चलिए, तो आज जो है ये हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और इस पार्ट में हम लोगों ने कौन कौन से सवाल करने थे, तो टैबुलर डीआई वाला जो पोर्शन है वो आज ख़त्म हो जाएगा 1 बजे तक। ठीक है, चलिए। थोड़े से पार्ट ही रहते हैं, बाकी जितने पार्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया है क्वेश्चन नंबर 35 तक। अब आगे के हमारे 3-4 डीआई हैं, हमें उन्हें देखना है। जैसे सबसे पहला आपके सामने जो यहाँ पर डीआई है, ठीक है, इस डीआई को आप देखिए कि इस डीआई में क्या कहा गया है। कहा गया द टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग इन द इंटरव्यू फॉर अ पोस्ट इन 6 बैंक्स। ठीक है, 6 अलग अलग बैंक में कैंडिडेट जो अपियर हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इधर सभी बैंक हैं HIJKLM। इधर कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे और उसमें कितने % कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए, यहाँ पर इनका जो है दिया गया है। ठीक है, आपको एक तरीके से डेटा, और उसके आधार पर जो सवाल पूछा गया वो क्या पूछा गया है। एमटीएस का एक डीआई है, एमटीएस में भी अच्छा खासा डीआई पूछा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने एमटीएस का भी दे दिया। बोला गया आपको पता क्या करना है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल इन बैंक के। ठीक है, बैंक के में कितने ऐसे कैंडिडेट है जो एलिजिबल नहीं है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल इन बैंक के इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % द नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल इन बैंक आई। यानी के वाले बैंक में कितने % कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, और आई वाले बैंक में कितने % कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है। ये बात कहा गया है कि के में कितने % कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, और आई में कितने % कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देखिए, आपने देखिए यहाँ पर जो के है आपका, अब के में देखेंगे आप तो यहाँ पर 20% लोग 20% क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और आई में कितने % लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आई में आपका 26% लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं। हमें किनकी संख्या चाहिए? हमें उन लोगों की संख्या चाहिए जो एलिजिबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए बैंक के में 20% लोग अगर एलिजिबल हैं, तो कितने % लोग एलिजिबल नहीं है, यानी 80% लोग नहीं हैं। यानी हमें 980 का क्या निकालना है, तो 80%। तो वही बात कहा गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल इन बैंक के, यानी यहाँ पर जो है हमें परसेंटेज का कंपैरिजन करना है, तो हम कंपेयर करेंगे बैंक के और फिर उसके बाद आई का। अब यहाँ पर नॉट ठीक है। अब क्या होता है जनरली ऐसे सवालों में, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो के का डेटा अलग निकाल देते हैं, वो आई का डेटा अलग निकाल देते हैं, और इस तरीके से वो सवालों में उलझे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। बट ऐसा नहीं करना होता। आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए मुझसे सवाल ये पूछा जाए ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से कितना % ज़्यादा है, तो इसके लिए पहले हम ए और बी का जो है वो रेशियो ले लेंगे कि ए की सैलरी का रेशियो कितना है, बी की सैलरी का रेशियो कितना, और उसके अनुसार हम कंपेयर करेंगे। सेम कहानी यहां पर है कि आपको ये पता करना है कि जो के वाला डेटा है वो कितना % है। बोला गया ना, नॉट एलिजिबल इन के इज व्हाट % ऑफ द नंबर। ये वाला डेटा इस वाले डेटा का कितना % है, तो इसीलिए हम दोनों डेटा का क्या लेंगे, रेशियो। अब के में हमें कौन सा डेटा लेना है, वो लोग जो एलिजिबल नहीं है। तो 980 का 20% एलिजिबल है, तो कितना % एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, तो बोलोगे सर 980 का कितना %, तो 980 का 80%। उसी तरीके से आई वाले डेटा में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आई वाले डेटा में 2200 का 26% एलिजिबल है, तो कितना % एलिजिबल नहीं है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो बोलेंगे सर 2200 का जो है 74%। 26% अगर एलिजिबल है तो कितना % नहीं है, 74%। इससे क्या होगा, हम सवालों को थोड़ा जल्दी बना पाएंगे। जैसे परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, 1 0 2 0 से आपके दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप इसको और काट सकते हैं, और किससे काट सकते हैं, तो जैसे आप 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से आपका ये 4 बार में कटेगा, और 2 से आपका ये 11 बार में कटेगा।
2 से आपका फर्दर 2 बार में कटेगा, 2 से आपका ये 37 बार में कटेगा, और इसके अलावा किसी से ये जो है रेशियो कटेंगे नहीं। तो फाइनली जो के का मान आ जाएगा वो 98 का 2 गुना यानी 196 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आई का मान 37 का 11 गुना आ जाएगा। तो 37 का 11 गुना कितना होगा बच्चे? तो बोलोगे सर 7, 7 और 3 10 और हो जाएगा 407। यानी ये हमारा के का मान है और ये हमारा आई का मान है। और सवाल में हमसे क्या बोला गया है, जो के है वो आई का कितना परसेंट है, यानी 196 407 का कितना परसेंट है। तो बस यहाँ पर निकाल दो कि आपका 196 जो है वो 407 का कितना परसेंट है। तो 197/7 इंटू 100 यहाँ पे, ठीक है। अब लगभग अगर आप देखोगे ना तो देखो 407 का आधा कितना होता है, 200 के करीब में, 203 के करीब में, यानी इसके आधे से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पर लगभग 50% से थोड़ा सा कम। देखो आप पता क्या करने वाले हो, आप पता यहाँ पर ये करने वाले हो कि 196 बट्टे में 407 और इंटू कितना हो जाएगा 100% के करीब में। तो बहुत बच्चे क्या होगा, अब वो ये सोचेगा यार हमको कैलकुलेशन करना है। पागल हो, एक बात बताओ, 407 का आधा हो जाएगा 203, 203 से ये संख्या थोड़ी सी कम है तो 50% से थोड़ा सा कम होगा। तो 50% से थोड़ा सा कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। इसी वजह से इसका आंसर आएगा 48%। वी आदित्य वेंकट कहते हैं सर आप अच्छे तरह पढ़ाते हैं। अच्छा वेंकट, आप कहाँ से हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कि आप आंध्र प्रदेश से होंगे। एक बार आप बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। चलिए, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। वैलिडिटी टिल एग्जाम क्यों दिखा रहा है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर जब भी कंपैरिजन करना हो ना तो परेशान मत हुआ करना कभी, बस पेशेंस रखना कि अरे यार ठीक है, मुझे ये बताना है के वाला आई का कितना परसेंट है, तो के वाला आई का कितना परसेंट है तो कैसे कंपेयर करेंगे? रेशियो लेकर, और रेशियो लेने के बाद जो है हमें देखना 196 का कितना परसेंट है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर, जरा गौर से देखिए। अगला सवाल बोला गया, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर बैंक HJL टेकन टुगेदर। कितने कैंडिडेट औसतन अपीयर हुए थे? देखो डेटा किसका बोला है, एवरेज निकालने को कहा गया है। किसका कहा गया है? अपीयर वाले कैंडिडेट का। किस किस बैंक में? H में, J में, L में। तो यहाँ पर देखिए जरा, ठीक है। दाऊद कह रहे हैं 51 आंसर आया। दाऊद जरा कैलकुलेटर निकाल के बच्चे एक बार थोड़ा तुम डिवाइड करना, यहाँ पे 51% आ रहा है कि कितना परसेंट आ रहा है पता चल जाएगा। जरा 196 को 407 से भाग करना, एक बार भाग करना जरा एक बार, अभी पता चल जाएगा। आपके सामने कैलकुलेटर से भाग कर रहा हूं, देखो 196 है, उसको भाग करना है किसके साथ? 407 के साथ। 48.15 आ रहा है। हम ज्यादा क्यों लेंगे मेरे भाई? 407 के आधे से अगर ज्यादा होता तो हम 51% आंसर देते हैं। अगर ऊपर में 407 का आधा कितना होता है? 203 के करीब में, 203.5। अगर ऊपर 203.5 से ज्यादा होता तो 51% आंसर होता। ऊपर में इसके आधे से भी कम है, यानी 50% से कम है ना डेटा। समझ गए बात को? यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर हमें लेना है अपीयर वाले कैंडिडेट का, यानी H में कितने लोग अपीयर हुए, J में कितने लोग अपीयर हुए और L में कितने लोग अपीयर हुए। तो H, J और L, H, J और L, इन लोगों के अपीयर का डेटा लिया गया है, इन लोगों के अपीयर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अपीयर कितने लोग हुए हैं? 1500। J में 3000 लोग अपीयर हुए हैं और L में 1200 लोग अपीयर हुए हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमको यहाँ पर इन लोगों का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जरा इन लोगों का एवरेज निकालो। एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे कितने हुए थे? 3000, 1000, 4000, 1000, 5000, 5500, 5200, यानी 5700 लोग अपीयर हुए थे। और 5700 कितने अलग अलग इंस्टीट्यूट से? 3 इंस्टीट्यूट से। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय द नंबर, यानी औसतन हर इंस्टीट्यूट से कितना लोग आया था? 1900 आया था। यानी आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट आ जाइए। सेम तरीके से एमटीएस वाला क्वेश्चन है, फिर वापस उसी डेटा पर आपसे एक और सवाल। कहा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन बैंक H
टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन बैंक एल। एच में कितने लोग एलिजिबल है और एल में कितने एलिजिबल है, इनका रेशियो बताओ। तो आपने कहा ठीक है सर रेशियो ही तो बताना है, बता देंगे। ये हमें एच का लेना है और रेशियो किसका लेना है, एल का लेना है। ठीक है, एच में यहाँ पर 1500 में सिर्फ 14% लोग एलिजिबल हैं, तो बोलोगे सर 1500 का 14%, 1500 का कितना परसेंट, तो 14%। अब बात करते हैं यहाँ पर एल वाले में, तो 1200 का 28%। कितना है, तो 1200 का 28%। हमें एलिजिबल का डेटा लेना है ना, तो 1200 का 28%। अब जरा गौर से देखिए, रेशियो लेने की बात कही गई है। आप यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से आपका ये 5 बार में कट जाएगा, 3 से आपका ये 4 बार में कट जाएगा, 14 से आपका ये 2 बार में कट जाएगा। तो रेशियो की बात करें तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगर कल के दिन ये पूछा जाता है यहाँ पर कि ये वाला डेटा इसका कितना परसेंट है, तो 5/8 इंटू 100 करते हैं। अगर ये पूछा जाता कि जो एच है वो इससे कितना कम है, तो कितने की कमी है, 3 की कमी है, 8 पे तो 3/8 इंटू 100 आंसर हो जाता। ठीक है, अगर ये पूछा जाता एल एच से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, और किस पे ज्यादा है, 5 पे, तो 3/5 हम यहाँ करते तो 60% आता। तो असल में जब हमें रेशियो पता होता है ना, तो हम ये बता सकते हैं ये वाला इसका कितना परसेंट है, या एल एच का कितना परसेंट है, या एच एल से कितना परसेंट ज्यादा है, या एल एच से कितना परसेंट ज्यादा है। हम हर एक सवाल का सटीक आंसर दे सकते हैं। रेशियो पता होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए अगले वाले डीआई पर चलते हैं। अगला वाला डीआई देखते हैं। जैसे इस वाले में आपको क्या कहा गया है, ये वाला डीआई एक हम करा चुके हैं। तो ये वाला डीआई जो मैंने देखा पर्टिकुलरली, मुझे ऐसा लगा कि ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो आसान हैं, सीजीएल के हल्के फुल्के सवाल हैं। तो ये हम आप लोगों के होमवर्क में दे रहे हैं। 39 हो गया, 40 हो गया, हल्का है, एक डीआई मैंने इसमें करवा दिया था। तो 2 सवाल 39 40 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट इन करोड़ ऑफ 4 आइटम ए बी सी डी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। एक्सपोर्ट के बारे में कहा गया है कि हमने कितने आइटम्स को एक्सपोर्ट किए हैं पिछले 6 सालों में। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको यहाँ टेबल को पढ़ना और आंसर करना है। तो अगर हम बात करते हैं आइटम्स को लेकर, तो देखो 2010 हो गया, 2011, यहाँ पर क्या दे रखा है, तो सारे के सारे आइटम। 2010 में कितने आइटम गया, 11 में कितना गया, 12 में कितना गया, 13 में कितना गया, 14 में कितना गया, 15 में कितना गया। और यहाँ पर ये हमारा ए है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये सी है, और यहाँ पर ये डी है। अलग अलग कंपनी का एक्सपोर्ट बताया गया है। इस कंपनी का अगर हम बात करें तो 240 हो जाएगा, इस कंपनी का बात करें 128 हो जाएगा, इस कंपनी का बात करें तो 180। इस तरीके से करके हमको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आलोक कुमार कहते सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत भौकाल है। चलिए धन्यवाद आलोक जी। ठीक है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए मेरे भाई, बस। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, फिर तो भौकाल ऑटोमेटिक बहुत कुछ हम लोग कर देंगे, उसकी कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, चलो खुश रहा करो बस। आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर तो इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया। अब जरा 41 को समझिए। बोला गया यहाँ पर, देखो ये सारा का सारा डेटा, मैं क्या कहता हूँ, डीआई को पढ़ने के लिए 3 बातों का ध्यान। टाइटल, फुटनोट, यूनिट। टाइटल में कहा गया है कि इधर सारे के सारे वर्ष दिए गए हैं और इधर कंपनी का नाम दिया गया है, और इसमें आपने कितना यूनिट एक्सपोर्ट किया है वो दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूनिट की बात कर ले तो यूनिट में क्या दिया गया है, तो यूनिट में करोड़ों में दिया गया है कि 240 करोड़, 128 करोड़, 180 करोड़, ऐसे करके। अब इसी में जो है आपका कभी औसत पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कम है, क्या है, ये सब बोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है आपसे, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग द 6 ईयर। दोबारा से पढ़ लें तो बोला गया है किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात। ठीक है, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी, यानी आइटम डी में कौन से वाले साल में, ये वाले 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 में, कौन से वाले साल में, मतलब 10, 11, 12 से लेकर 15 तक कौन से वाले साल में। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग 6 ईयर। यानी आइटम बी का 6 सालों का जो एवरेज आएगा ना, जो भी यहाँ पर जब आप इनका औसत निकालोगे, जो इसका औसत आएगा उसका यहाँ पर 1.4 गुना
कौन सा वाला आइटम है डी में, ये बोला गया है। तो पहले आपको आइटम बी का औसत निकालना होगा, उसको 1.4 से गुना करना होगा और फिर देखना होगा जो डेटा आ रहा है वो डी का कौन सा साल का डेटा है। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूं कि मैं किस वर्ष आपके 1.5 गुना था, तो पहले मुझे पता करना होगा ना कि इसका औसत कितना है, फिर उसके औसत को गुना करके तब चेक करना होगा कि वो डी के किस साल के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप बी के डेटा को जोड़िए। बी के डेटा को जोड़ेंगे तो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। 8 4 12 12 8 20 20 9 29 29 2 31 9 40 का 0 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 और 3 5 3 8 6 14 14 8, ठीक है, 14 और 8 22 22 4 26 का 6 आपका 2 आ जाएगा। 3 4 5 7 और 9 960, यानी इनका जो सम आ गया वो कितना आ गया, तो 960 आ गया। तो इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 960 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा। अब ये तो हमारा एवरेज एक्सपोर्ट रहा बी का। हमसे कहा गया है इसका कितना गुना, 1.4 टाइम द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ बी। तो ये हमारा एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ बी है और इसका कितना गुना करना है, तो 1.4 गुना करना है। तो जरा हम इसको गुना करें। देखो दशमलव से तो 0 चला जाना है, यानी आखिर में जो गुना बचेगा वो किसका बचेगा, तो आखिर में जो गुना बचेगा ना वो यहाँ पर आपका बचेगा। देखो ये आपका आ गया, तो यहाँ पर जो है 160 को मुझे किससे गुना करना है, 1.4 से। ठीक, तो मैंने वही बात बोली कि ये जो दशमलव है इससे तो 0 खत्म हो जाएगा। लास्ट में जो हमें गुना करने को बच जाएगा वो कैसे बच जाएगा, तो 16 का 4 गुना 64 का 4 हाथ में 6, 16 एकम 16 6 22, यानी 224। और देखना जरा इसमें 224 कहीं पर है, पकड़ में आ गया, ये रहा, यहीं छिपा हुआ था ये रहा। यानी डी के कौन से वाले साल में 224 है, तो डी के 2013 में 2024 है। डी के 2013 में कितना है, 224 है। समझ में आ गया? तो कैसे करते हैं, तो यहां पर बोला गया था कि पूरा एवरेज निकालो, तो हमने क्या किया, बी का औसत निकाल दिया और उस औसत का 1.4 टाइम्स निकाल दिया, 224 आ गया। और ये 224 किस साल में था, तो 2013 में था। किस साल में था, 2013 में था। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ ये बात? तो यही 224 ये रहा, छिपा हुआ था यहाँ पर, इसका आंसर निकाल दिया। आ जाओ 42 वाला क्वेश्चन देखो। 42 वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, 42 नंबर क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 2014 एंड 2015 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सी इन इतना एंड इतना। बहुत आसान सवाल है, हमें ए का डेटा लेना है और ए का डेटा किस किस का लेना है, तो 2014 में और फिर उसके बाद 2015 में। और इसका रेशियो हमें किसके साथ लेना है, तो इसका रेशियो हमें सी का लेना है किसके साथ, 2011 में और 2015 में। आराम से रेशियो ले लो, क्या दिक्कत है। पहले ए वाले कॉलम में जाओ, 14 और 15 के डेटा को पकड़ो। 14 का डेटा ये है, 15 का डेटा ये है, टोटल कितना हो गया, तो बोलोगे सर इनका टोटल 825 हो गया। कितना हो गया, तो 825 हो गया। फिर उसके बाद सी वाले डेटा में जाओ और 11 और 15 को पकड़ो। 11 का डेटा यहाँ पर ये है और 15 का डेटा यहाँ पर ये है। 44 में 6 जोड़ोगे तो 250, 250 और 300 कितना हो जाएगा, तो 550 हो जाएगा। ये हमने डेटा पकड़ा और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, ये रेशियो निकाल दिया। अब जरा 5 से काटते हैं, तो 5 से 16 बार में कटेगा और 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 110 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 3 बार में और 3 बार में कटेगा, ठीक है। या फिर आप 11 से काटोगे तो 11 का 1 गुना और 11 का 5 बार में, और 11 से काटोगे 10 बार में। फर्दर 5 से काट लो तो 3 बार में और 2 बार में, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर है, कोई परेशानी है? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है, मिस इनकम टैक्स ऑफिसर कहती हैं सर पहले मुझे डीआई से बहुत डर लगता था बट अब तो बहुत इजी लगता है, आपकी वजह से थैंक यू। अरे हमने कहा ही था कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे ना, जब तक हमने नहीं पढ़ाया है तब तक तो वो टॉपिक आपके लिए पहाड़ है। बस एक बार हमें पढ़ा लेने दीजिए और वो सारे टफ्स क्वेश्चन करा लेने दीजिए या आसान करा लेने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए वो टॉपिक आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, 2014 और 15 में वस्तु ए का कुल निर्यात का 2011 और 15 वस्तु बी के कुल निर्यात से अनुपात कितना है। सही तो है, हिंदी सही है। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इतना सही है, हिंदी सही है मेरे भाई, हिंदी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर बस, अच्छा हिंदी में ये गलती है
हिंदी में यहाँ बी नहीं आएगा, हिंदी में यहाँ सी आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहा भी जाता है कि जब हिंदी गलत हो तो अंग्रेजी सही मानी जाती है। ठीक है, तो हमने कहा ही है कि यार बस जो टॉपिक आपका वीक है या जो टॉपिक से आपको डर लगता है, तसल्ली रखो, एक बार पढ़ लो पहले जो मैंने पढ़ाया है। मैंने आप लोगों से यही बात कहा है कि मैं हर एक चैप्टर को बड़े परफेक्ट वे में मतलब कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं, एक एक उसके कंसेप्ट को, एक एक उसके सवालों को। भले वीडियो लंबी जाती है, समय ज़्यादा जाता है, उससे मुझे परवाह नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने एक ही बार पढ़ा और बस आपको समझ में आ गया। अरे 10 बार चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है एक ही बार पढ़ो ना। ठीक है, अब एक बच्चा है मेरा, ठीक है, मतलब अभी जो है उसने बैच रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसके पहले उसने परसेंटेज को 10 बार पढ़ा था। किसी के 8 घंटे की वीडियो देख ली, किसी की 6 घंटे की वीडियो देख ली। अब सोचो उसको समझ में नहीं आ रहा है, और सिर्फ मैंने कहा मेरी यूट्यूब की तुम 8.5 घंटे वाली 10 घंटे वाली वीडियो देख लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक बार उसने 10 घंटे की वीडियो देखी, अब 50 घंटे वो ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ चुका है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। 10 घंटे की मात्र एक बार वीडियो देखी, उसको सब कुछ समझ में आ गया। तो यही है ना कि आप यहाँ पर अलग अलग जगह से सोचोगे, यहाँ हो जाता, वैसे हो जाता, ऐसे हो जाता। मुझे पता है आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जितना हम करा रहे हैं आप उतना तसल्ली से करिए, बार बार करिए, उसी को कई बार पढ़िए, फिर देखिए आपका मैथ कैसे स्ट्रांग होता है। क्योंकि हम तो पूरा का पूरा एक कोशिश करते हैं कि आपके माइंड में तो मुझे ये फिट करके आज जाना है, मुझे तो पूरा आपको समझा के जाना है, मुझे तो आज आपका ये टॉपिक स्ट्रांग कर देना है, आपका तो डर भगाना है इस टॉपिक के अंदर से। कभी ऐसा देखते हो कि कोई ऐसा सवाल लेकर आऊं जिससे आप डर जाओ, जिससे आपको और डरा दूं मैं यहाँ पर आके, आपके मोटिवेशन को मैं खत्म कर दूं, आपको मैं डिमोटिवेट कर दूं आके। आप किसी चीज के काबिल भी हो तो आपको ये दिखा दो आप किसी चीज के काबिल नहीं। ऐसा क्यों करना है? हमें आपको इंस्पेक्टर बनाना है, हमें आपको ऑफिसर बनाना है, तो हम आपको सशक्त बनाएंगे ना कि हम आपको कमजोर करेंगे। मेरा काम तो ये होना चाहिए कि हम बड़े से बड़े पेचीदा सवालों को आपके सामने आसान से प्रस्तुत कर सकें, उसको बड़े प्यार से हम आपको समझा सकें, और वो हम करते हैं पूरा का पूरा। इसीलिए तो देखो सबसे लेटेस्ट पैटर्न है। इस समय इस क्वेश्चन को कौन करा रहा होगा? कोई नहीं करा रहा होगा, किसी ने अपने बैच में ये क्वेश्चन तक नहीं डाले होंगे, सब अपने पुराने पैटर्न पर है। बट हम क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए ताकि आप लोग का ये जो अंदर का डर है ना, ये खत्म हो सके और आप समझ सके। ठीक है, शुभम डोभाल कहते हैं सर आपके तरह कैलकुलेशन करने से मेरी कैलकुलेशन राजधानी एक्सप्रेस हो गई है। बहुत अच्छी बात है। रजनी लिजाड़े कहती है सर लैपटॉप पर अवेलेबल करा दीजिए आरजी विक्रमजीत, काम चल रहा है, हो जाएगा। सर बहुत सही तरीका आपका पढ़ाने का निर्मला, थैंक यू। चलो थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू निर्मला जी। आ जाइए अब सवाल देखिए। कहा गया 43 में द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी इन 2010, 12 एंड 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। फिर से देखो कौन किसका कितना परसेंट है। जैसे मानो यहां पर कहा गया है डी वाले का 10, 12 और 14, ये कितना परसेंट है किसका? तो बोला गया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम इन 11 एंड 12। वापस से वही बात। अब यार ऐसे केस में क्या होगा कि बच्चा यहां पर पूरा का पूरा जो है बैठ के रटा रहेगा। ठीक है, तो क्यों करना, रेशियो लेकर कर लो ना, कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, सब बताने के लिए रेशियो। अगर मुझे एक बात बताओ, ये पता हो ए और बी का रेशियो, जैसे मानो ए के पास 5 रुपए है, बी के पास 7 रुपए है, या मानो ए के पास 5 रुपए हैं और मानो बी के पास 8 रुपए हैं, और मुझे ये बताना हो कि ए बी का कितना परसेंट है, तो 5/8 इंटू 100 बता देंगे। मुझे ये बताना हो बी ए का कितना परसेंट है, 8/5 इंटू 100 बता देंगे। मुझे ये बताना हो ए बी से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है किसकी तुलना में, बी की तुलना में, तो 3/8 इंटू 100 बता देंगे। अगर मुझे ये बताना हो यहाँ पर, ठीक है, कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, 5 के ऊपर 3/5। यानी कभी भी किन्हीं भी दो लोगों की तुलना की जानी चाहिए, तो वहां सॉरी किसी को बताना हो कि कौन किसका कितना परसेंट है या कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उन दो लोगों का रेशियो ले लेते हैं। जैसे अगर आप इसी सवाल में देखिए तो आपको फुटनोट्स याद करने हैं, डी का कौन कौन सा, 10, 12 और 14। तो आपको क्या लेना है, एक तरफ डेटा लेना है डी का, और कौन सा लेना है, 2010, 2012 और उसके बाद 2014। ठीक है, और उसके साथ कंपैरिजन किसका करना है, तो आपका कंपैरिजन करना है टोटल एक्सपोर्ट इन 11 एंड 12। तो आपको कंपेयर करना है पूरा 2011 का पूरा कंपनी उठा लेना और 12 का पूरा कंपनी उठा लेना। फुटनोट पता चल गए तब तो सवाल आसानी से बना लोगे। अब डी में जरा जाओ एक बार, पहले तो डी वाले में जाओ और डी में 10, 12 और 14 का डेटा लेना है। तो डी में ये 10 का डेटा हो गया, ये 12 का डेटा हो गया और ये 14 का डेटा हो गया। इन तीनों को जरा जोड़ना एक बार, तो ये बोलोगे सर 214 आ रहा है, 247 आ रहा है, 309 आ रहा है।
ठीक है, आराम से जोड़ लो। 300, 200, 500, 200, 700 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, 47 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 56, 56 और 4 60, 60 10 70, यानी 770 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 770। अपने अपने तरीके हैं जोड़ घटाओ के, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कभी मैं आसान लफ्जों का इस्तेमाल कर देता हूँ तो समझ में आ जाता होगा, कभी मैं डायरेक्ट मार देता हूँ तो पल्ले नहीं पड़ता होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से किया करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 7 16 4 20 का 0 हाथ में 2, 4 1 5 2 7 का 7 हाथ में, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 3 2 5 2 7 ऐसे भी कर लो। अब हमें 11 का पूरा डेटा लेना है, 12 का पूरा डेटा लेना है। 11 का पूरा डेटा का मतलब ये हमको पूरा चाहिए, और 12 का पूरा डेटा का मतलब हमको ये पूरा चाहिए। ठीक है, जोड़ते रहो घटाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो बोलोगे सर 250, यहाँ पर देखो 250 हो गया ना, अपने अपने तरीके हो गए। जैसे मानो मैं सीधा का सीधा कैसे जोड़ूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 25 और 22 47, 47 और 3 50 10 60, 60 70 73। ठीक है, 73 और 4 77, 77 और 20 हो गया हमारा 97, 97 30 100, 100 और 120, 120 हो गया 120, 140, 160, 168, 172। तो पहले तो ये 172 हो गया, और मैं यहाँ पर ऐड क्या कर रहा था, लास्ट में यहाँ 0 लगा दूंगा मैं, यानी 1720 हो गए। उसके बाद यहाँ जो सारे के सारे यूनिट डिजिट है उनको जोड़ लो। 5 और 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 7 30 यहाँ पे, यानी 1750 आएगा। तो इनका टोटल डेटा जो है वो कितना आ जाएगा? 1750। आप अपने हिसाब से जोड़ लो ना, इनको सबसे पहले जोड़ लेना, फिर इनको जोड़ लेना, टोटल देखोगे तो कितना आएगा? 1750 आएगा। यही आपकी रफ्तार होनी चाहिए डीआई में कैलकुलेट करने की, तेजी तेजी से सवालों को। अगर आप यहाँ पर अब देखोगे तो बोला गया है द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी, आइटम डी का जो टोटल है वो कितना % है इसका। आप चाहो तो रेशियो ले लो, रेशियो लेने के बाद यहाँ देखो तो बोलोगे सर 0 से आपका 0 खत्म। ठीक है, 7 से काटो यहाँ पर, तो 7 से कटेगा ये 11 बार में, 7 से काटोगे 7 का 2 गुना 14 और 7 का 5 गुना 35। अब 11 25 का कितना % है? इतना ही भर का तो सवाल रह गया। तो बोलोगे सर 11 बटे 25 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काम खत्म सर। 25 से 4 बार में काटेंगे, 11 इंटू 4 44%। इससे आसान आपके लिए सवाल क्या कभी बनाया जा सकता है? बताइए। हलवा सवाल है, कुछ भी तो नहीं है, हलवा सवाल है बिल्कुल। देखो एकदम कि हाँ इसका डेटा इतना, इसका डेटा इतना, रेशियो हमारा इतना, ये कितना % है? 44%। बताओ। एक भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं सर ऑप्शन काफी क्लोज है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों ले? मेरा मानना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे ही क्यों, जब पूरा का पूरा कट के आ जा रहा है आंसर। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहां ली जाती है ना जहां कटता ही नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा कट जा रहा है तो आंसर क्यों लेना? ठीक है, अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम है फ्रॉम 12 टू 14, यानी आपको क्या लेना है? 2012 से लेकर 2014 तक आइटम में कितना एक्सपोर्ट किया गया, यानी तीनों डेटा लेना है। और फिर उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? तो उसका कंपैरिजन 2015 के पूरे एक्सपोर्ट के साथ करना है। तो ये वाला सवाल फिर से आपके लिए होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 44। आ जाइए, अब एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का नेक्स्ट डीआई आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अब ये वाला जो डीआई है ना, देखो रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन ए एंड 15। अब देखो एक और डीआई है यहाँ से, और ये इसका भी डायरेक्शन यहाँ दिया गया है, ये भी देख लीजिए आप लोग। आज की क्लास बहुत जल्दी वाइंड अप कर दूंगा मैं, इसीलिए क्योंकि सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका डीआई दिया गया। अब इस टेबल में क्या कहा गया? द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट ऑफ 4 आइटम, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 सालों में इनका एक्सपोर्ट बताया गया है। आपको टेबल पढ़ना और आंसर देना है। इधर हिंदी में टेबल है और इधर इंग्लिश में टेबल है, टेबल हमारा सेम है। सेम सवाल है बच्चे। रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम इन 14 एंड 15 टू टोटल ऑफ सी इन इतना एंड इतना। ए का जो वर्ष बोला गया, सी का जो वर्ष बोला गया है वो आप ले लेंगे, तो ये भी सवाल आपका 45 बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया 46 में, वो क्या दिया गया? टोटल एक्सपोर्ट ऑफ डी इन 10, 12 एंड 14 इज व्हाट % ऑफ टोटल ऑफ और 4 आइटम। ये भी सवाल आप बनाएंगे। ये सवाल हम आपको इसीलिए दे रहे हैं, रीजन हम आपको बताते हैं
ताकि कम से कम जो है आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ाना है? इसलिए बढ़ाना है, देखो यार, एक तो होता है कि मैं पढ़ा दूं, अब अगर सारे के सारे सवाल मैं ही पढ़ाऊंगा तो आप खुद से क्या लगाओगे? तो आपको खुद से भी लगाने के लिए कुछ सवाल चाहिए। अब मेरे पास ऐसे मानो 10 क्वेश्चन आए, हमने यही सोचा कि हम आपको 3 सवाल हम कर दे रहे हैं, 7 हम आपसे करवा देंगे, या 7 हम कर देंगे, 3 आपसे करवा देंगे। इसीलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, आप समझे कि हाँ यार अब जो है ना यहाँ पर हमें फोकस करना है पर्टिकुलर तरीके से, हमें खुद की प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं कोई किताब क्यों नहीं दे रहा, मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा कुछ और किताब लगाओ, मेरी शीट में ही सभी चीजें हैं, आप इसी को कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अब आपका ये टेबुलर डीआई में कुछ खास मेरे तरफ से बचा है नहीं, टेबुलर डीआई हमारे तरफ से पूरा खत्म है। आप एक बार पूरा बनाइएगा इसको, और टेबुलर डीआई आपको पूरा कंप्लीट है। देखो जैसे फेज 9 का भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, दिख रहा है? ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, फेज 9 वाला जो ये क्वेश्चन है ना, एक ये क्वेश्चन नया डीआई है, ये करवा दे रहा हूं मैं, 49 और 50। देखो सवाल में क्या बोला गया है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये टेबल को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। द टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी फ्रॉम 15 to 19। कंपनी ए का ये रहा इनकम और ये उसका खर्चा है, कंपनी बी का ये रहा इनकम और ये उसका खर्चा है, और इधर सारे के सारे साल दे रखे हैं। और यहां पर हमसे क्या कहा गया है, तो सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो बोला गया है 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 15 to 19। ठीक है, कंपनी बी का क्या लेना है, तो देखो कंपनी बी का खर्चा लेना है, दोबारा से समझना, कंपनी बी का जो है वो एक्सपेंडिचर लेना है, और कब? 15 से 19 तक। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी बी का जो खर्चा है वो कहां से कहां तक, तो 2015 से 2019 तक। ठीक है, तो 2015 में यहां पर देखो कंपनी 2015 से लेकर 2019 तक ये पूरा खर्चा जोड़ो, तो जरा पूरा खर्चा जोड़ो। ठीक है, बोलोगे सर 300, 200, 500, 600, 700, 800, या ऐसे जोड़ लो जैसे मैं जोड़ता हूं, पता है कैसे? 12, 12, 24, 24, 4, 28, 10, 38, 38 और 7, 45, 45 और 20 हो जाएगा 65, और 65 और 3 कितना हो जाएगा? 95, यानी 950, और 950 में आप 10 और जोड़ दो यानी 960। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो 2015 से 2019 तक जो कंपनी बी का खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 960, और इस 960 का कितना परसेंट लेना है? 40% लेना है। तो बोला गया है यहां पर गौर से देखिए, 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 15 to 19 इज व्हाट परसेंट लेस देन, मतलब इसकी तुलना की जाएगी किसी ना किसी के साथ, तो इसको तुलना करनी ही पड़ेगी हमें, तो हाँ जी करनी पड़ेगी। अब किसके साथ करनी पड़ेगी, तो वो देखो यहां पर 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 15 to 18। कंपनी ए का टोटल इनकम लेना है, तो यहां पर देखो ये आपका क्या है, तो ये आपका कंपनी ए है, और 2015 से लेकर 2018 तक इसका कितना इनकम आया है वो ऐसे जोड़ो एकदम, 11 और 15 26, 26 और 20 आपका हो गया 46, 46 4 50, 50 और 20 70, यानी 700। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 700। तो बोला गया भैया मेरे 700 का कितना परसेंट यहाँ पर, तो देखो 700 का 65%। कितना परसेंट मेरे भाई? 700 का 65% के साथ यहाँ क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ठीक है, असल में आपका कंपैरिजन किससे कर रहे थे, तो बी का 15 के साथ 19, बी का 15 से 19 का डेटा, और ए का यहाँ पर 2015 से 2018 तक का डेटा। यहाँ पर आप क्या ले रहे थे? एक्सपेंडिचर ले रहे थे, और यहाँ पर मेरे भाई आप क्या ले रहे हो, तो आप यहाँ इनकम ले रहे हो। ठीक है, और आप अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, कर लो, बता दो कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है। कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर यहाँ देखो 0 और 0 से हमारे दोनों 0 खत्म हो जाएंगे, परसेंटेज तो परसेंटेज को खत्म ही कर देता है, और कुछ यहाँ बचेगा नहीं, बस इनको गुना कर लो। 100 में 4 की कमी है, तो उसका 4 गुना में 16 की कमी होगी, यानी यहाँ पर 384 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा देखो 7 छक 42, 7 पचे 35, 455 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बोला गया है कि 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी फ्रॉम इतना टू इतना इज व्हाट परसेंट लेस देन। ये वाला डेटा जो है ना, ये इससे कितना कम है? 16 और 55, 55 6 61 10 71, यानी 71 की कमी है। ठीक है, और कितने के ऊपर? तो 71/455 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस डेटा को हमें निकालना है। उदय प्रताप कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन मेरे बैच में आया था। अच्छा, मतलब आपके शिफ्ट में आया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उज्जवल कुमार कह रहे हैं
ग्रेट हो सर आप। सर मैंने CHSL में 20 किए हैं आपके आशीर्वाद से, सिर्फ 6 मंथ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमें डेटा जो है ना ये कैलकुलेट करना है। अब हमें डेटा कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता ना कि कौन किसका कितना % है। ऑप्शन भी हमारे सारे काफी क्लोज में है। तो आप या तो ऐसे डिवाइड करके कर सकते हो कि 7100 को 455 से भाग कर दो, और नहीं तो अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो। मैं मानना है कि अगर कट जाए तो काट दिया करो। 5 से काटोगे तो 91 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा। गुना करो तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 1420 है। ये 1420 को हमें किससे भाग करना है? 91 से भाग करना है। कर लेंगे। 91 का 1 गुना आपका 91 आ जाएगा। कभी कभी है ना ज्यादा हीरोइज्म नहीं दिखानी होती है, बड़े प्यार से आराम से कैलकुलेट कर लेना होता है। ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नुकसान कर देता है, 2 नंबर लाते लाते 2.5 नंबर लेके चला जाता है। इसीलिए 90 का 5 गुना 450 और 90 का 6 गुना जो है यहाँ पर 540, यानी लगभग इसके 5 गुना के करीब में आएगा। 5 एकम 5 और 9 पचे 45। ठीक है, देखो 10 से 5 5 चला गया, 10 से 5 5 आ गया, 55 के करीब में। अब 55 के करीब में है यानी 15 से हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बात खत्म। बाकी अप्रोक्सीमेशन डालते तो मैं ये भी बोल देता कि देखो 15 का मतलब पता है क्या हुआ कि आप 71 बटे यहाँ पर 455 देख रहे हो, इसका 10% कितना होगा तो 45 होगा। ठीक है, और उसके बाद 45 का आधा कितना होगा तो 22 होगा। लगभग जोड़ोगे तो आपका 67 आ रहा है, यानी 15% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 15.6% आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं। आप अगर डिवाइड नहीं करते तो अप्रोक्सीमेशन पता है कैसे लगाते? आप बोलते यार देखो 455 का 10% 45 के लगभग में, और फिर अगर 10% 45 है तो 5% कितना होगा तो 22.5 यानी 22 मान लो, जोड़ेंगे तो 67 आएगा। यानी यहाँ पर ऊपर जो है 67 से ज्यादा है। अगर 67 से ज्यादा है तो डेटा 15% से ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बट ये सब चीजें जो है पेपर के टाइम पे इतने तरीके में मत करना, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो फाइनली खत्म करने वाला, वो क्या है? तो बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 15 एंड 17, यानी हमें बी का 15 और 17 का लेना है डेटा। ठीक है, 15 जमा 17 का लेना है डेटा। सिर्फ 15 टू 17, 15 एंड 17, 15 एंड 17 मतलब 15 और 17 लेना है, और 15 टू 17 बोलता है तो 15 से लेकर 17 तक लेना है। बड़ा फर्क होता है दोनों में। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ कंपनी बी, और ये क्या लेना है तो हमें यहाँ पर इनकम लेना है। इनकम ऑफ कंपनी बी फ्रॉम 15 एंड 17 एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए। हमारा एक्सपेंडिचर लेना है, किसका लेना है? कंपनी ए का लेना है। और किस वर्ष में लेना है? 16 एंड 18, 16 एंड 18, 16 एंड 18। याद रखना 16 टू 18 नहीं है, 16 एंड 18 है। तो बोला गया है कि x का मान है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो x के बराबर है। तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? मतलब ये भी कोई DI है। चले जाओ, एक काम करो यहाँ पर। ठीक है, बी के इनकम में चले जाओ और 15 और 17 का डेटा उठा के लेते आओ। तो आप बोलोगे गए सर हम यहाँ पर, कहाँ पर गए? तो बी के इनकम में गए। बी के इनकम में घुस गए हम, और कौन कौन सा डेटा उठा के लेके आना है? तो 15 का डेटा और 17 का डेटा लेकर आना है, यानी 160 और 225 लेकर आना है। 160 और 225 लेके आना है। अब ये भी जोड़ना एकदम आराम है, बच्चों का खेल है। 16 और 22 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 38 होगा, और 38 में 5 जोड़ दोगे 385। तो 160 और 225, ठीक है, 22 से 28 10 38 385। तो बोलोगे सर ठीक है, ये जो डेटा है 15 और 17 का, ये कितना आ गया? 385 आ गया। अब एक एक खर्चे में घुसना और 16 और 18 का डेटा लेके आ जाना। एक एक खर्चे में घुसना है और 16 और 18 का क्या करना है? डेटा लेके आ जाना है। अब यहाँ एक एक खर्चे में घुसेंगे और कौन कौन सा डेटा उठाएंगे? तो 16 का डेटा उठाएंगे और 18 का डेटा उठाएंगे। अब देखो ये 75 को ये 25 दे दो तो 200 बन जाएगा। 200 और 100 कितना बन जाएगा? 300। तो यहाँ से डेटा उठाया तो कितना आ गया? तो बोलोगे सर 300 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो बोलोगे 85। अब 85 जो है वो किसके बीच में है? तो 85 जो है वो आपको 80 और 90 के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे तरफ से ये वाला जो DI होता है ये होता है बच्चों खत्म। और आप लोगों को करना क्या है ये आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को शीट को अच्छे से लगाना है, टेबुलर DI पे अच्छी पकड़ बनानी है। टेबुलर DI हो जाएगा बड़े प्यार से जब आपका पूरा कंप्लीट, तो उसके बाद मतलब आपके तरफ से फिर आपको पाई चार्ट उसी तरीके से कंप्लीट करना है, फिर आपको नेक्स्ट वाला करना है। तो टोटल जैसे मैंने शुरू के क्लास में बताए थे 5 तरह के DI होते हैं। टेबुलर हो गया, पाई हो गया,
बार हो गया, हिस्टोग्राम हो गया और मिक्स हो गया। अभी मैंने एक खत्म किया है, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसी वजह से उनको लेकर ऐसा नहीं लगना कि हाँ 5 क्लासेस लग गई सिर्फ और सिर्फ इसमें, तो बाकी वाले में कितनी क्लासेस लगेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, पाई वाला जो है शायद वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें समय लगेगा 3 से 4 क्लासेस, बाकी सब 1 से 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि आप उन सभी वैरायटीज को पढ़ें, आप जानें कि हाँ असल में आपके सिलेबस में डीआई दिया गया है तो उसके कितने वैरायटीज होते हैं, ठीक है। डीआई पढ़ाने वाले बहुत हैं, किताबें बहुत कुछ हैं, लेकिन हर कुछ में इतना एक्सप्लोर और डिटेल में आपको समझाया ही नहीं गया होगा। तो जितना मैंने आपको शीट दिया आप उसको पूरा कंपाइल कर लीजिएगा, जब 5 शीटें आपको मिल जाएंगी तो सबको अच्छे से कंपाइल कर लीजिएगा, और कंपाइल करवाने के बाद तब उनको बड़े प्यार से लगाइएगा। मेरा दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मतलब आबाद रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।